एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा आज डिस्कशन होगी दैट इज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, दैट इज ऑफ 23rd, 24th एंड 25th ऑफ जुलाई। और आज की पहली न्यूज में कवरेज है बेटा, नाउ दिस इज रिगार्डिंग एक्चुअली हरियाणा, बट हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं बिकॉज इस न्यूज आर्टिकल में आपको नजर आ जाएगा कि और डिफरेंट स्टेट्स में कितनी स्कीम्स जो हैं जो कि विमेन के साथ रिलेटेड है और हमें विमेन एम्पावरमेंट पे अक्सर लिखना होता है, तो दैट इज व्हाई दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट। और अभी हरियाणा के अंदर जो है एक स्कीम इंप्लीमेंट करने जा रही है, दैट इज लाडो लक्ष्मी योजना, दैट हैड जो है दे हैव प्रॉमिस्ड इट बिफोर द इलेक्शंस और अभी उसको जो है वो फुलफिल करने जा रहे हैं अपना प्रॉमिस। ये 2100 रुपीज जो है ये फाइनेंशियल मंथली एड मिलेगी टू एलिजिबल वुमेन एंड सोर्सेज सेड दैट द ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर की जा चुकी है बाय सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इन दिस रिगार्ड। और इसको लेके जो है अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट पॉलिसी स्कीम विल रोल्ड आउट इन 4 phases, वुमेन फॉलोइंग जो है that is in BPL and with annual income of less than 1.8 lakh, who number around 48 lakh would be covered in the first phase, and poorest of the poor जो है whose annual income is below 1 lakh may be given your priority इसके अंदर। और इसको लेके जो है इनकी बजटरी एलोकेशन है that is around 5000 crore rupees, right? और then official peg the number of women between the age group of 60 and to be around 75 lakh, but said that employed women and almost 8.5 जो है आपकी lakh women who already had social security benefits like your widow जो है destitutes या आपकी retirement के बाद, और इनकी पेंशन they are likely to be excluded from the scheme। तो इस वजह से ये जो ऑलरेडी बेनिफिट्स ले रही हैं women उनको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। सो हमारा लॉजिक इसके अंदर क्या है थोड़ा सा, बिकॉज एक बार ऐसा हुआ है कि स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के अंदर भी आपको किसी और फर्दर डिफरेंट स्टेट के रिगार्डिंग जो है वो स्कीम पूछी गई थी। तो ओवरऑल आपको इवन पीसीएस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि स्कीम सिर्फ पंजाब के साथ ही रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो एक तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करो आप, क्योंकि इसमें नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि आपको पूरी की पूरी यहाँ पे कवरेज मिलने वाली है, दैट इज रिगार्डिंग दिस इज इम्पोर्टेंट कि और कौन से स्टेट्स हैं जहां पे कि कौन कौन सी आपकी ऐसी पेंशन स्कीम्स या इस तरह की फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है फॉर विमेन वो चल रही है। तो ये ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ चुका है, राइट? तो उस तरह से भी इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखना। इस वजह से आप चीज को मत छोड़ देना कि पीसीएस का एग्जाम है तो पंजाब की स्कीम्स ही करनी है, नो। और अदरवाइज मेंस में आपको लिखना है, आपको बहुत जगह मिलेगी विमेन के लिए लिखने के लिए, सोशल इश्यूज के लिए, विमेन एम्पावरमेंट में, तो वहां से आप खुद जो है इसका टेबल बना के वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो एमपी के अंदर ऐसी स्कीम चल रही है दैट इज योर लाडली बहना, इसका है ईयर 2023, यहाँ पे 1250 रुपए जो है पर मंथ देते हैं और फॉर विमेन एज 23 to 60। महाराष्ट्र के अंदर जो है दैट इज योर माझी लड़की बहन 2024 की स्कीम है, 1500 रुपए देते हैं ये। और कहाँ पे फॉर वन वुमेन इन एवरी फैमिली हुज एनुअल इनकम जो है वो हाउस होल्ड इनकम लेस देन 2.5 लाख है। इसी तरह से ही कर्नाटका के अंदर भी स्कीम है दैट इज गृहा लक्ष्मी, 2023 की स्कीम है, सारी नई ही स्कीम्स है। यहाँ पे 2000 मिलता है पर मंथ फॉर वुमेन फॉलोइंग बीपीएल। तमिलनाडु के अंदर भी है दैट इज कलिगनार मगलियार उर्माई थिदम और 2023 की है, इसमें 1000 रुपए मिलता है। और कहाँ पे 21 ईयर्स जो है उससे अबाव जो आपकी विमेन है हाउस होल्ड इनकम लेस देन 2.5 लाख है। इसी तरह से ही नोटिस करो आप हिमाचल के अंदर है दैट इज इंदिरा प्यारी बहना, यहाँ पे सुख सम्मान निधि 2024 की नई स्कीम है, यहाँ पे 1000 महीना ये देते हैं और यहाँ पे जो एज ग्रुप है 18 to 60 है। छत्तीसगढ़ के अंदर है दैट इज महातरी बंधन और 2024 की है, 1000 रुपए है अगेन फॉर ऑल वुमेन एज अबव 21। एंड देन झारखंड के अंदर है भैया सम्मान 2023 का है, 2500 रुपए मिलते हैं यहाँ पे 18 से लेके 50 साल की जो है उम्र अंडर अंत्योदय कैटेगरी वाले जो विमेन है उनको मिलती है। देन वेस्ट बंगाल के अंदर लक्ष्मी भंडार है 2021 के अंदर 1200 रुपए एससी के लिए है, 1000 जो है वो आपकी अदर कम्युनिटी के लिए है एंड एलिजिबिलिटी 25 to 60। एंड ओडिशा के अंदर है दैट इज योर सुभद्रा योजना 2024 की है, 50,000 ओवर 5 इयर्स, ये 5 साल का उन्होंने इकट्ठा दिया है, 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए देने हैं और 21 से लेके 60 साल की उम्र है।
आंध्र प्रदेश के अंदर है, दैट इज अदाबिदा निधि, और 2024 की करंट है डेफिनेटली, और 1500 पर मंथ है फॉर ऑल वुमेन एज 18 एंड अबव। तो इस वजह से ये सारी वुमेन सेंट्रिक जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं एक ही जगह पे आपको मिल रही हैं ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेट्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद करो बेटा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपको पता है, एक डैम दैट इज अपॉन योर ब्रह्मपुत्र, उसको लेके है चाइना, ब्रेक्स ग्राउंड ऑन $170 बिलियन डैम नियर अरुणाचल प्रदेश, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। दिस इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2, राइट। और चाइना's official announcement of the start of construction on a massive hydropower project on Yalong Zangbo just before the river bends into Arunachal Pradesh। ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है। तो जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश से में एंटर करती है उससे जस्ट पहले आपका ये डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है, and this is like river bends into Arunachal Pradesh as Brahmaputra marks a pivotal movement for both Indian strategic interest and China's economic goal। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे लिए बन गया है दोनों देशों के बीच पे। Now with a planned investment of nearly $170 billion, it is set to be China's largest infrastructure project since Three Gorge Dam and a major stimulus for domestic economy। चाइना के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, but across the border in Arunachal Pradesh the project has raised alarm over potential downstream impact। तो हमारे पे इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र के पानी को कितना ये कंट्रोल कर लेंगे, एंड विद द फियर्स ऑफ सियांग रीजन बीइंग वल्नरेबल टू वाटर बॉम्ब एंड इंडिया इन रिस्पांस हैज प्रपोज्ड अ लार्ज स्टोरेज प्रोजेक्ट टू काउंटर चाइनीज डैम, बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। हम भी कोशिश कर रहे हैं इनको काउंटर करने की, लेकिन हमारी प्रोग्रेस बहुत कम चल रही है इसके अंदर। एंड बीजिंग ब्रेक्स ग्राउंड मार्केट, Chinese Premier Li Qiang on July 19th announced the launch of construction and the formation of new entity, that is China's Yadiang Group Company Limited, to build and operate the hydropower project। तो उन्होंने पूरा फंक्शनल करना शुरू भी कर दिया है इस प्रोजेक्ट को, एंड द प्रोजेक्ट विल कंप्राइज 5 cascade hydropower stations spread across 50 kilometer stretch of the river that drops 2000 meter, offering vast hydropower potential, because already वहां पे natural एक drop भी है जिसका फायदा अभी चाइना उठाने वाला है। And with a planned capacity of 60 gigawatt, it will be roughly 3 times the size of Three Gorges Dam। Three Gorges Dam के भी 3 गुना होने वाला है। Three Gorges Dam already ही एक bone of contention रही है शुरू से। So while cascade projects typically include storage to regulate flow between stations, the extent of planned storage has not been revealed। और कितना storage ये करने वाले हैं वो अभी तक बताया नहीं। And Chinese market responded positively to the announcement on Monday with shares of major construction and equipment firms surging। Experts see the project as major stimulus for their domestic economy। Now, entire Siang belt would be destroyed. While the storage capacity of Chinese project is not known, the key factor in assessing China's ability to regulate water flow into India concerns are mounting in Arunachal Pradesh। Earlier this month, Chief Minister Pema Khandu warned that dam is the biggest issue facing India, second only to the military threat। Military threat के बाद अब ये बहुत बड़ा issue हमारे लिए definitely है, एंड यहाँ पे आपके लिए एक वाटर बॉम्ब की तरह काम करेगा। सपोज द डैम इज बिल्ट एंड दे सडनली रिलीज वाटर, आवर एंटायर सियांग बेल्ट वुड बी डिस्ट्रॉयड। In particular, the Adi tribe, a similar group, would see all their property, land and especially human life suffer devastating effects। तो कभी भी अगर हमारे में कुछ भी झगड़ा होता है तो वो तो फिर पूरा का पूरा डैम के पानी को खोल देंगे। तो what will happen in India? Now, while around 30% of the Brahmaputra water originates in China, the majority comes from rainfall within Indian catchment areas, and as a result, the Chinese dams immediately impact is expected to be felt most in Arunachal Pradesh, particularly in Siang region, because हमारे पास ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का पानी रेन से होता है, लेकिन इसका सियांग के ऊपर असर डेफिनेटली होना है क्योंकि 30% जो है वो चाइना से ही आ रहा है। In addition to flooding concerns, the Chinese dam could also disrupt water flow to proposed downstream hydro project। The northeast hold nearly half of India's 133 gigawatt hydro project। पूरे इंडिया को फायदा मिलता है इस प्रोजेक्ट से 133 गीगावाट का, 80% of which remains untapped, जबकि इसका 80% हम ले ही नहीं पा रहे हैं। And of the 60 gigawatt estimated potential, about 50 gigawatt lies in Arunachal Pradesh alone।
Now, India raced to build buffer dam. Now, to counter China's upstream development, India has proposed 11.2 gigawatt Upper Siang multipurpose project, massive storage-based dam in Siang district. तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इसको काउंटर करने की, and the project is expected to act as a strategic buffer to regulate water flow and protect downstream population and infrastructure. However, progress has been slow. The Indian Express has earlier reported, and 3 years after, Ministry of Jal Shakti has tasked NHPC Limited with preparing a pre-feasibility report. Vital investigation remains stalled. लेकिन अभी तक हम कोई खास काम इसके ऊपर बढ़ा ही नहीं पाए हैं. In response to the question on delays on the idea exchange earlier this month, Union Jal Shakti Minister C.R. Patil said China can do whatever it wants. We are fully prepared. और हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम prepared हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई ज्यादा काम इस पे नहीं हुआ है. सो इस पूरे के पूरे जो है इशू के ऊपर अपनी ध्यान रखो, नजर रखो, और इस पे मेंस में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बनता ही है. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है दैट इज अगेन अपॉन योर नेचुरल रिसोर्सेज, और इसमें हम देख चुके हैं कि इंडिया ये बात बोल चुका है कि हमारी ये जो कैपेसिटी है to get energy from your renewable sources, और ये 50% तक हमारी जो कैपेसिटी है वो वहां तक हम रीच कर चुके हैं. Now आगे देखते हैं इसके ऊपर हमें क्या डाटा मिलता है. Now India has said that non-fossil fuel sources now account for more than 50% of its installed capacity generation, and this means one of the main promises that country had made as part of international climate commitment under 2015 Paris Agreement has been achieved. तो नॉन फॉसिल फ्यूल से हमने कहा था कि हम 50% तक जो है वो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी लेकर आ जाएंगे. हम 50% ही सिर्फ फॉसिल फ्यूल से लेंगे और ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करें. Now, government data released last week showed that installed electricity capacity had reached 484.82 gigawatt at the end of June, of which 242.78 was being contributed by sources such as लार्ज हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एंड सोलर. इसलिए मैं जल्दी हुई क्योंकि 484 गीगावाट हमारी टोटल कैपेसिटी है. इसमें से 242 जो है वो हम इंस्टॉल कैपेसिटी शेयर करने लग गए हैं विद योर नॉन फॉसिल फ्यूल्स. Now, attainment of 50% share of non-fossil sources in the installed electricity capacity was one of 3 climate targets India has set for itself for 2030, and the other 2 promises were, अभी एक टारगेट हमारा अचीव हुआ है, 2 और कौन से हैं? ये है reducing its emission intensity और emission per unit of gross domestic product by at least 45% from 2005 level. 2005 लेवल में जितना था उससे हमें 45% जो है वो अभी कम करना है, and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज्यादा जो है वो एमिशन कर भी रहे हैं, उसके लिए हम कार्बन सिंक्स जो है वो प्रॉपर तैयार करेंगे. किसकी फॉर्म में? फॉरेस्ट और ट्री कवर की फॉर्म में. द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक इज लाइकली टू बी अचीव्ड दिस ईयर. ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ये भी हमारा टारगेट पूरा हो, इफ नॉट ऑलरेडी अचीव्ड, दो ऑफिशियल डाटा ऑन दैट आर येट टू बी रिलीज्ड. नाउ देयर इज गुड प्रोग्रेस ऑन द थर्ड टारगेट एज वेल. तो पहला और तीसरा टारगेट हमारा सही चल रहा है. Dependence on renewables, 50% share of non-fossil sources in installed capacity has been achieved through rapid growth in renewable energy in the last couple of years, particularly in सबसे अच्छा काम जो है वो हमारा कहाँ पे हुआ है? सोलर एनर्जी के अंदर. And for instance, in 2024, almost 30 gigawatt of renewable energy was installed, maximum for any year, and of this solar energy जो है वो अकेली ही 24 gigawatt है. And while this is impressive, China has been adding 10 times more renewable capacity for the last 2 years. China हमसे 10 गुना आगे चल रहा है. India aims to install 500 gigawatt of non-fossil fuel-based electricity capacity by 2030. और ये हमारा काफी ज्यादा कह सकते हैं ambitious aim है. And this is also a stated climate objective for India, though not an official target. It has committed itself to. However, for it to materialize, और हमने इसको materialize करना है, तो फिर हमें significant contribution need to come from nuclear power as well. इसका मतलब अब हमें न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी पे ज्यादा काम करना पड़ेगा. Many of the 10 nuclear reactors that India is currently building is expected to become operational during this time frame. नए हमारे reactors भी तैयार हो रहे हैं. That is about 70 gigawatt by 2030, and Bharat small modular reactor that India is developing are unlikely to fructify during this time. So
मे बी शायद ये तब तक ना बने, लेकिन अदरवाइज बाकी के प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे हो रहे हैं. एज ए रिजल्ट renewables would continue to form the bulk of new capacity addition from non-fossil fuel sources in the coming year. Now capacity versus generation. 50% share of non-fossil fuel in installed capacity does not mean half of the electricity is clean. Now this is very very important point. Capacity generation is not equivalent to power generation. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑन टाइमिंग, क्योंकि और बहुत सारी चीजें आती हैं, टाइमिंग, सीजनैलिटी, क्लाइमेट, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस कर देती है. वो इंस्टॉल कैपेसिटी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाती. So as such, share of non-fossil fuel in electricity generation is lower than its share in installed capacity, and data from Central Electricity Authority shows that May non-fossil fuel sources including large hydro and nuclear accounted for कितना, सिर्फ 28% of electricity generation. Electricity itself forms a small part of energy basket. Less than 22% of India's total energy consumption is done in the form of electricity. Rest happens through direct burning of fossil fuels such as oil, coal and gas. Right? And therefore electricity forms about 22%. अभी तो हम ज़्यादा electricity से काम लेते ही नहीं हैं. And 22% of India's total energy consumption है, and non-fossil fuel sources account for about 28% of electricity generation. इस 22 में से इसका 28% हिस्सा जो है वो आपका सिर्फ इतना ही non-fossil fuel से है. This means clean energy from non-fossil fuel sources accounts for just about 6% of India's total energy consumption. So that might seem जो है seems very low, but it is actually on par with the global average. लेकिन ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो ठीक ही है. because progress on forestry target, now fresh data are yet to come in, but it is likely that India has already fulfilled its promise to add 2.5 to 3 billion tons of carbon sink 2005 stock. तो उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तीसरे अपने एम में कार्बन सिंक में according to official data also submitted UN framework जो है आपका Convention on Climate Change UNFCCC, about 2.29 billion जो है tons of additional sink had already been created by 2021. Now this is important data. 2.29 हमारा कार्बन सिंक जो है वो 2021 तक हो चुका है. The India State of Forest Report, the most authoritative official record of state of forests and trees in the country, showed that India's carbon stock had grown for about 150 million tons of carbon dioxide equivalent every year on an average between 2017 to 2021. तो इन जो है आपके अराउंड 5 सालों के अंदर 150 मिलियन जो टन आपकी कार्बन सिंक जो है उसके लेवल पे हम पहुंचे. If the trend continues, another about 300 million tons of carbon dioxide equivalent of sink is added between 2001 to 2023. Carbon stock would have surpassed the lowest end of 2.5 to 3 billion. तो हम इस लेवल को टच कर जाएंगे. And this would mean that forestry target would have also been achieved way ahead of 2030 deadline. Emission intensity, there is less information on the progress being made on emission intensity target. India has said that it will ensure its emission per unit of GDP would decline at least 45%. ये भी हम कर देंगे. And the latest data on emission intensity are from 2020. By that time, India had already reduced it by 36% from 2005 level. हमने कहाँ तक जाना है? 45 तक जाना है. And there are no good estimates of emission intensity reduction after that. But considering India's progress so far, the 45% reduction जो है is likely to be achieved. That India will achieve all its now 3 climate targets was never in doubt. In fact, it is in the process of achieving them 2 times over, and the original target of 2015 was achieved in 2022 itself. और अभी हमारा 2025 में हमने टारगेट अचीव कर लिया जो हमने 30 में करना था. So international climate architecture governed by UNFCCC and Paris Agreement allows countries to set their own climate target. Not surprisingly, most countries have set modest target for themselves, but even then many developed countries have struggled to deliver their promise. लेकिन इंडिया ने ये कर लिया, तो क्लाइमेट के एरिया में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. India has said that it can do much more if it gets international finance, और हमें और अच्छा फाइनेंस मिले तो इससे भी ज्यादा बढ़िया जो है वो हम कर पाएंगे. और यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा आपको चार्ट दिख रहा है. कार्बन स्टॉक एडिशन में कार्बन स्टॉक, कार्बन इक्विवेलेंट 2015 में 44, 17 में 80 और आपका 1921 में हमारा 81 है, और दैट इज इन मिलियन टन्स. और कार्बन जो डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट भी हम जो है ये बेटर सिंक कर पा रहे हैं.
और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एडिशंस बाय ईयर दैट इज मेगावाट। तो क्लीन जो है इसके अंदर आपको जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं दीज आर रिन्यूएबल, सो ये भी आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में दिख रहे हैं। एंड रेड में आपको सोलर दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो इस ट्रेंड के ऊपर आपको पीसीएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज मेंस में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे बनता है ही है। तो ये डाटा अच्छे से यहाँ से लर्न कर लो। नेक्स्ट जो न्यूज है बेटा, दिस न्यूज आर्टिकल इज रिलेटिंग टू सोशल इश्यूज। और सोशल इश्यूज में आपको पता है पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री ऐसे टॉपिक्स हैं, या ट्राइबल्स का ऐसा टॉपिक है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस न्यूज आर्टिकल में इसको देखते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है वो न्यूज के अंदर है। क्या है? द ट्रांसगिरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश क्लोज टू अस, बहुत ही विटनेस अ सर्टन ओल्ड customary practice recently when a woman Sunita Chauhan married two brothers Pradeep and Kapil Negi, or this polyandrous tradition is locally known as Jodidara, right? तो polyandry पे आपका ये क्वेश्चन बनता है। एंड कौन सी ट्राइब है? हटी ट्राइब हैज सीन 5 such marriages in the past 6 years. Now, notably, community was granted the status of scheduled tribe. ये scheduled tribe है, 2022 में इसको status मिला. And the practice of polyandry has roots in the desire to preserve undivided family land and particularly agricultural land. And according to supporters of the tradition, it has also served as a means to reinforce familial bonds, ताकि जो families इकट्ठी रहे, उनकी जो जमीन जायदाद है उसमें बंटवारा ना हो between brothers and provided more security to women. So is polyandry legal in India? यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। Now, polyandry and polygamy are outlawed by Special Marriage Act, the Hindu Marriage Act 1955, and criminalized under even your भारतीय न्याय संहिता। वैसे तो ये क्रिमिनल एक्ट है, इसको हम इलीगल मानते हैं, 1955 का आपका हिंदू मैरिज एक्ट भी। While religious personal law specifically govern marriage, the constitution also recognizes the relevance of prevailing customary laws among STs. लेकिन अगर कोई भी ट्राइब ST की कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आती है तो वहां पे रूल्स आपके डिफरेंट हैं। The constitution under article 342, very very important, recognizes scheduled tribes and accords them a distinct legal status, right? And the Hindu Marriage Act of 1955 governs marriage applicable to Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs. Section 2 of the act include a carve out stating that its provisions do not apply to scheduled tribes. Now, unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs, या तो स्पेसिफाई किया हो, अदरवाइज ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब पे। एंड द एब्सेंस ऑफ सच अ नोटिफिकेशन, द हटीज कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय लॉ लेड डाउन अंडर देयर कस्टम व्हिच आर अनडॉक्यूमेंटेड एंड अनकॉडिफाइड। चाहे उनके कस्टम्स अनडॉक्यूमेंटेड है लेकिन वो अपने कस्टम्स के नाम पे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। द एक्ट डिफाइंस कस्टम under section 3 as a rule that has been observed for a long time has obtained the force of law. कोई भी चीज अगर सदियों से चली आ रही है तो उसको भी as a source of law माना जाता है। But for a customary law to be valid, it must also hold the standard of certainty, reasonableness, consistency with public policy. लेकिन किसी भी चीज को आप कस्टम के नाम पे नहीं कर सकते, उसके अंदर ये गुण होने ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर रीजनेबलनेस हो, कंसिस्टेंसी हो, स्टैंडर्ड हो। एंड व्हेन चैलेंज दीज लॉज डू नॉट ऑटोमेटिकली गेन लीगल रिकॉग्निशन। का मतलब ये नहीं कि चैलेंज करने पे ऑटोमेटिकली इनको लीगैलिटी दे दी जाएगी। कोर्ट्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एविडेंस दैट सच कस्टमरी लॉ प्रिवेल। तो यहाँ पे इनको एविडेंस देनी पड़ेगी कि ये हमारे कस्टमरी लॉ हैं कोर्ट में। So much debate surrounds the applicability of your uniform civil code. उस तरफ हमारा एक और टॉपिक चल रहा है, that is UCC, Uniform Civil Code to such situations. हम बोल रहे हैं कि सबके एक ही जैसे आपके लॉ होने चाहिए। So in 2024, Uttarakhand government by enacting UCC provide a legal framework for inheritance, marriage, divorce and adoption, and the UCC mandates the registration of marriage, establish equal right of spouses across religion and community, and prohibit polygamy. तो एक स्टेट है जो कि बहुत क्लोज है हिमाचल प्रदेश के, दैट इज उत्तराखंड। वहां पे यूसीसी उन्होंने अपने लेवल पर इंप्लीकेट कर दिया, सबके लिए फेयर ग्राउंड दिया है। हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेकिन ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स से अप्लाई नहीं करता, फॉलोइंग अ constitutional pattern of upholding their customary practices. लेकिन ये वहां पर भी शेड्यूल ट्राइब एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 2 of Uniform Civil Code rules Uttarakhand 25 states that these rules shall not be applicable to members of any scheduled tribe with the
मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रीड विद आर्टिकल 342। वैसे भी ये दोनों आर्टिकल आपको पता है, 366 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, और ये उन दोनों को इकट्ठा करके जब रीड करते हैं तो एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होगा यूसीसी, एंड द पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन हुज कस्टमरी राइट आर प्रोटेक्टेड अंडर योर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस न्यूज इज। आपकी आर्टिकल पीसीएस में भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। Now, what has the court said on the issue? Increasingly, courts have read customary law prevalent among STs with the right to equality, dignity, and life and liberty as enshrined in the Constitution of India. क्या ये कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी के लिए? इस सेंस में कोर्ट्स पढ़ती हैं एनी लॉ दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर ये फंडामेंटल राइट्स के साथ प्रॉब्लम कर रही है तो उसको तो फिर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज कस्टमरी एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चाहे कस्टमरी है बट स्टिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937। इट वाज डीम्ड आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल, वायलेटिव, क्योंकि ये आपके आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 को डिस्टर्ब करता है, इस वजह से इसको जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, विच गारंटी जो आपको देते हैं राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी, राइट टू लाइफ एटसेट्रा। तो सिमिलरली इसी तरह से ही इन 2018 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ प्रोहिबिटिंग वुमेन ऑफ मैच्योरेटिंग एज फ्रॉम एंटरिंग द सबरीमला टेंपल इन केरला वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे वो एक कस्टम है। The Apex Court held that this restriction violated the fundamental right of women, including the right to equality and the freedom of religion under Article 14, 15, 21 of the Constitution. तो बहुत अच्छे मेंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि to what extent scheduled tribes can continue their customs, elucidate, discuss, किस लेवल तक शेड्यूल्ड ट्राइब के कस्टम्स कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं करेंगे ऑन व्हाट बेसिस जनरली और कोर्ट्स रिजेक्ट देम। तो ये आंसर है आपका। ऑन जुलाई 17 सुप्रीम कोर्ट इन रामचरण and versus Sukharam, a case related to succession right of tribal women, reaffirmed this principle. It held that when a custom is silent on inheritance, there is no restriction in law that women should be prevented from inheriting ancestral property. आपके कस्टम में कुछ है ही नहीं इनहेरिटेंस को लेके, तो हम क्यों रोके? इनहेरिटेंस होनी चाहिए विमेन को। The apex court observed, ये recent judgment आपकी, that customs too, like the law, cannot remain stuck in time and others cannot be allowed to take refuge in customs or hide behind them to deprive others of their right. Very important saying, बहुत अच्छी आपकी जजमेंट है, इसकी वर्डिंग को भी लर्न कर सकते हो कि कस्टम्स के नाम पे हम चीजों को कंटिन्यू नहीं कर सकते। एंड द रूलिंग अफर्म दैट एक्सक्लूडिंग फीमेल हायर solely based on the customary male preferences violates their article 14 of the constitution. So this is very 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 important article. इसके जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कराए हैं उसको आप बाय हार्ट लर्न करके रखो। नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपीएससी का है। दिस इज अवर पेपर 3 GS3 of mains. Now, Union Agricultural Minister Shivraj Singh Chauhan last week wrote to Chief Minister of all states to immediately stop the forced tagging of nano fertilizers or biostimulants along with the conventional fertilizers. अब ये टॉपिक है बायोस्टिमुलेंट्स का या नैनो फर्टिलाइजर्स का, और इसकी फोर्स टैगिंग मत करवाओ। Now, Chauhan highlighted complaints from farmers who said that retailers were not selling subsidized fertilizers such as urea and your DAP, diammonium phosphate to them unless they purchase biostimulants. उनसे जबरदस्ती की जा रही है कि हमसे अगर बायोस्टिमुलेंट्स खरीदोगे तभी आपको हम जो है वो यूरिया और DAP जो है वो फर्टिलाइजर्स देंगे सब्सिडी पे। He added that many farmers had recently raised concern about the inefficiency of biostimulants. And it is necessary to review biostimulants thoroughly to see how much benefit the farmers are getting from it. If not, then permission to sell it cannot be given. तो check करके देखो पहले। So होती क्या है biostimulants? Biostimulants stimulate physiological process in plant and help enhance the yield from a harvest. तो ये stimulate करती हैं plant growth को, and the substance can be produced using plant derived waste material भी हो सकता है, seaweed extracts और other material, तो किसी भी ऐसे मटेरियल से ये प्रोड्यूस होते हैं। Officially the fertilizers, खास करके inorganic, organic and mixed control order 1985 which regulates the manufacturing and sale of biostimulants defined it as
a substance or microorganism or a combination of both whose primary function is to stimulate physiological processes in plant and to enhance its nutrient uptake, growth, yield, nutrition efficiency, crop quality, tolerance to stress, but does not include pesticide or plant growth regulators which are regulated under Insecticide Act of 1968. बायोस्टिमुलेंट्स के क्या फायदे हैं वो इसी डेफिनेशन के अंदर आ गया, लेकिन इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए. एंड हाउ बिग इज इंडियाज बायोस्टिमुलेंट मार्केट? मार्केट रिसर्च फर्म जो है द इंडियन बायोस्टिमुलेंट्स market size was valued with $355.53 million in 2024 and the market is projected to grow from $410 approximately million in 2025 to even 135 जो है आपका $1135 million तक ये जाएगी और गई है जाएगी आपकी 2032 तक. एंड इसमें एग्जिबिटिंग आपकी जो है वो एग्रीकल्चरल जो आपका कंपाउंड ग्रोथ रेट है दैट इज ऑफ 15.64 ड्यूरिंग द फोरकास्ट पीरियड. तो कितनी बड़ी मार्केट है, 1135 अप्रोक्सीमेटली मिलियन डॉलर जो है 2032 तक की इसकी मार्केट आपकी तैयार हो जाएगी. नाउ चौहान सेड द अराउंड 30,000 बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स हैड बीन सोल्ड अनचेक्ड फॉर सेवरल इयर्स. लेकिन ये अनचेक करके कैसे बेच सकते हो आप? And that even the last 4 years 8,000 products remained in circulation and after I enforced stricter checks. Now why did government start regulating? तो उसकी regulation की क्यों जरूरत है? As biostimulants did not fall under the existing fertilizer or pesticide category, they were sold in open market. तो कोई भी चीज open market में या regulation नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है. Now in India, fertilizers and pesticides are governed by 1985 Fertilizer Control Order and Insecticides Act of 1968 respectively. So government जो है Union Government of Agriculture and Farmer Welfare issue and Fertilizers Control FCO order under Essential Commodity Act of 1955 and occasionally make changes to it. तो ये हमारी basically agencies है जो कि इन सब चीजों को govern करती हैं. Now however, in 2011, the Punjab and Haryana High Court made an observation on the subject. Any manufacturer producing a bioproduct claiming to be a substitute for insecticide or fertilizer but not covered under these rules was to apply to the respective Directorate General of Agriculture in Haryana and Punjab. तो अगर वो ऐसा कुछ लाना चाहते हैं कोई भी रिसर्चर तो उनको अलग से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा. This paved the way for states to check the products from allowing before allowing their sale. Now, as the sale of biostimulants increased over the year, it caught the center's attention. अब सेंटर भी फोकस करने लगा और in 2017 नीति आयोग, the government think tank and agriculture ministry started work on framework for biostimulants. Finally, in 2021, ministry amended the 1985 FCO and included biostimulants, paving the way for their regulation. तो अभी इन्होंने सेक्ट के अंदर biostimulant को डाल दिया. Now, what does the FCO say? Now, the inclusion of your biostimulants empowered the central government to fix specification. Now FCO classified biostimulants specified in किसके अंदर Schedule 6 of your FCO. तो उन्होंने अपने इस एक्ट के अंदर Schedule 6 में इसके बारे में जिक्र किया. In 8 category including botanical extracts है as well as seaweed extracts है, biochemicals भी हैं, vitamins and antioxidant है. Even manufacturer or importer of biostimulant shall make an application to controller of fertilizer along with the requisite product information. Now the product's chemistry source की कहाँ से लिया, shelf life उसकी क्या है, reports on bioefficacy, trials and toxicity must be submitted. Additionally, in 2021, Agriculture Minister constituted the Central Biostimulants Committee for 5 years to advise the centre with this Agricultural Commissioner as its chairperson. So what is the latest government action? According to FCO order amended in 2021, manufacturers could make and sell biostimulants for 2 years if they applied for provisional registration. एक बार provisional registration से वो 2 साल तक जो है इसको वो बेच सकते हैं. And sources say that Agriculture Ministry kept extending 2-year deadline, which allowed most manufacturers as of 2021 to continue making and selling biostimulants. Whereas under the regular registration, companies have to submit testing protocol. तो अभी ये ऐसे जनरली से वैसे चल रहा है सिस्टम. So on March 17, in the latest extension of provision certificate facility, Ministry allowed biostimulant sale for 3 months until June 16, and it applied to all company manufacturing or importing
up to as of March 17, and with the notification having expired, the company is having provisional certificate and biostimulant stock can no longer sell. अब उनको दोबारा से जो है इसके लिए लाइसेंस देना पड़ेगा. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑल्सो नोटिफाइड स्पेसिफिकेशन ऑफ बायोस्टिमुलेंट्स on 26th of May on several crops including tomato, chili, cucumber, paddy, brinjal, cotton, potato, green gram, grapes and onion. तो इसको लेके फर्दर स्पेसिफिकेशन अभी गवर्नमेंट और ला रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोस्टिमुलेंट्स. इसको लेके आप प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और मेंस में अपनी तरफ से आप एग्रीकल्चर के अंदर लिखोगे. दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट बट इट हैज टू बी रेगुलेटेड प्रॉपर्ली. नेक्स्ट हमारी न्यूज जो है वो है हिस्ट्री के साथ रिलेटेड न्यूज आर्टिकल है. देखते हैं इसमें क्या लिखा है. Now, former Odisha Chief Minister Naveen Patnaik on Tuesday expressed concern over the omission of Paika rebellion from NCERT. NCERT आपको पता है हिस्ट्री की बुक सारी जो है वो दोबारा से लिखी गई हैं, उसमें बहुत सारी रिविजन हुई हैं. तो पाइका रिबेलियन को हटा दिया गया है क्लास 8 की NCERT बुक में से. तो ये इशू है जिस वजह से ये टॉपिक न्यूज में है. Calling a huge dishonor to brave Paikas. So NCERT has clarified that regional resistance like Paika rebellion will be a part of the book's second volume. तो ये पॉलिटिकल कंसर्न हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पाइका रिबेलियन क्या था, कहाँ पे था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये न्यूज में है. तो इस वजह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. The Paikas of Odisha through 19th century vast area of rural India were alive with discontent that frequently erupted as armed resistance against old inequalities and new hardships. So later was the result of military expansion of East India Company which disrupted social relations in peasants and tribal community. तो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी उससे जो ट्राइबल्स को दिक्कत आ रही थी उसकी वजह से ये डिसकंटेंट वहां पे हुआ. द पाइका रिबेलियन और पाइका विद्रोह वाज वन सच अपराइजिंग एंड पाइकास pronounced as Paiko, literally foot soldiers, were a class of military retainers who had been recruited by the Gajapati ruler of Odisha, right? तो इसका किस तरह से देखो हिस्टोरिकल सेटअप है. गजपति रूलर के ही आगे वो जो है वो वर्कर्स थे since 16th century to provide your martial services in return for hereditary rent free land, that is निष्कर जागीर्स. तो वो अपनी जो मिलिट्री सर्विसेज देते थे उसके बदले में उनको लैंड भी दी जाती थी. ये वही लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं. And then in 1803, Colonel Haircut, who led the company's charge against Marathas in Odisha, marched virtually unchallenged from Madras to Puri and faced only feeble opposition onward to Cuttack. And Harcourt had made a deal with Mukandadeva. तो यहाँ पे एक historical figure का जिक्र आया, that is Mukandadeva II, the Gajapati king of Khurda, for passage through his territory in return of 1 lakh and 4 parganas and Lambai, Rahanga, Surai and Chabiskud, which has been under Marathas control since 1760. So when British did not fulfill these conditions, then Jai Raja Guru, the custodian of the Khurda king, marched to Cuttack with around 2,000 armed Paikas. So Harcourt paid now rupees 40,000 but refused to give the 4 parganas, and Raja Guru was captured and executed in December 1806 and king was banished to Puri. So ये historical जो है वो आपके facts हैं. Now waves of discontent. So after British took control of Odisha, the Paikas lost political patronage and with it position and prestige. So the land revenue settlements introduced by the company drove Odia proprietors to ruin, and many were forced to transfer their land to Bengali land lords and often for a pittance. तो यहाँ पे पूरा का पूरा उनका जो सेटअप है, सोशल फैब्रिक है, वो खराब हो गई. एंड द ब्रिटिश चेंज द करेंसी सिस्टम एंड डिमांडेड रेवेन्यू पेमेंट इन रुपीज ऑल्सो. नाउ लैंडलॉर्ड्स हु नाउ हैव टू पे टैक्सेस इन योर सिल्वर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन डिसपोजेस्ड मार्जिनल ट्राइबल्स. तो अभी ट्राइबल्स पे और ज्यादा जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने उनकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू की. So in 1814, British control over salt was extended to even coastal Odisha, which led to great discontent and raids on the boats of the salt against agents near Puri. Now rebellion फिर इसके बाद जो है वो मेजर rebellion आपको मिलता है March 1817. Some 400 Kond tribal bearing traditional arms marched from Gumsar towards Khurda and were joined by Paikas led by Bakshi, that is Jagabandhu, Vidyadhar, Mahapatra, Bharmudhaire, and the former commander-in-chief of the king of Khurda and the erstwhile holder of your Rodavin state. So ये नाम सारे आपने याद रखने हैं जो भी इनके हेड्स थे.
and then the rebel attacked the police station of Banapur, burnt government quarters, killed policemen, looted treasury and proceeded towards Khurda, and in several bloody battles over the next few months, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस शो करे इन्होंने, काफी मंथ्स तक चलता रहा. The Paikas killed a number of British officers, but the revolt was crushed in, and your Bakshi Jagdabandhu escaped into jungles and remained there on run till 1825. Now, invoking Paikas rebellion long been used to invoke Odia sub-nationalism. In 2017, 200th anniversary of rebellion of Patnaik's government demanded that Bidroha should be declared as first war of independence. Very very important, जो कि हम 1857 के रिवोल्ट को बोलते हैं, बल्कि इससे पहले पाइका को बोलना चाहिए. The Union Culture Minister G. Krishna Reddy also told Rajya Sabha in 2021 that Paika rebellion would be included in class 8 history book and one of the beginning of popular uprising. तो अब इसको आगे सेकंड उसमें ऐड कर देंगे. That's not an important issue for us, but इसकी बैकग्राउंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको PCS का या IAS कमिंग IAS का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीलिम्स का भी बनता है, और मेंस में भी आपको पता है कि मॉडर्न इंडिया से आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां से भी डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन बनता है. इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी भी पूछा जा सकता है. Next news, this is regarding science and technology. This is regarding a vaccine. Vaccines पे हमेशा से ही questions बनते हैं. Now, Indian Council of Medical Research has announced a promising candidate vaccine for malaria, which it will now further develop, test and manufacture for commercial purpose in partnership with private companies, known as, that is, Adfalci Vax, ADFALCI VAX. The vaccine mainly targets two parts of your Plasmodium falciparum, a pathogen that is most common source of malaria in humans. And in India, however, the disease is caused by Plasmodium vivax, against which your Adfalci Vax is ineffective. तो Adfalci हमारे लिए इन्फेक्टिव है, हमारा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसके लिए. अदरवाइज ओरिजिनली प्लाज्मोडियम आपका फेल्सिपेरम होता है. तो इसके लिए व्हाई दिस डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट? ऑफ मलेरिया इज अ पैरासाइट इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, टिपिकली कॉजिंग सिम्टम्स सच एज फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट, nausea, vomiting, diarrhea. In some cases it can lead to severe complications such as seizure, fluid in lung, organ damage and death भी हो सकती है. Now, having claimed millions of lives, malaria has one of the deadliest disease in human history. Currently, disease kills about 4 lakh people annually according to WHO. Malaria is most endemic in Africa, Nigeria, Congo, Tanzania, Mozambique, Niger, Burkina Faso together. ये more than half of the year death इनकी यहाँ पे होती है. And the disease is also present in India, although malaria deaths have sharply reduced in the country in recent years. And according to National Vector-Borne Disease Control Program, reported malaria deaths stood at your 1,151 in 1995 and came down to 93 and now 83 in 2022. चाहे ये हमारे यहाँ पे कम हो रही हैं. Note that these figures are much lower than the number provided annually by WHO. So, Organization's World Malaria Report says that around 5,511 deaths due to disease in India in 2022. लेकिन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है वो हमें डेथ्स की जो है वो फिगर अराउंड 5,000 बता रही है. नाउ in this discrepancies due to WHO providing estimates and NVBDCB providing only number of confirmed deaths which may not have been officially reported. तो इसमें रिपोर्टिंग में जो है वो आपकी दोनों की प्रॉब्लम है. मे बी शायद WHO जो है वो आपको हमारी एजेंसी प्रोवाइडिंग ओनली नंबर ऑफ कंफर्म डेथ्स बता रही है, राइट, जबकि WHO कंफर्मेशन में भी कंफर्मेशन से पहले जो रिपोर्टेड है उसको देख रही है. Now, combat malaria, scientists have been working to develop a vaccine for decades, but with limited resource success. Now, recently, 2 vaccines, that is RTS and R21, जो है were approved for use, but their efficacy 75%, which is quite low. Now, that is why the announcement about your ICMR's candidate vaccine has given new hope. तो इससे अब हमें थोड़ी नई hope जो है वो जग रही है. Now, how does this Adfalci Vax work? Now, Adfalci Vax is your chimeric recombinant vaccine, a type of vaccine that use different parts of genes of a pathogen. ये अब थोड़ी better improved version में है. In this case, Plasmodium, to create target
proteins that trigger an immune response after being injected. So Ad-Falkevax use two types of target proteins to prevent the spread of infection in two different ways. कैसे? It uses your circumpozoid protein to prevent infection in the person who has been immunized, and the CSP is then produced during the sporozoite stage where the parasite can infect a new host, and the liver stage वहां पे when a parasite enters liver cell and multiplies and then infects red blood cell of the parasite. So दोनों टाइम पे ही जब किसी को इन्फेक्ट कर रही है या फिर फर्दर लिवर में जो है डिवेलप हो रहा है तो वहां पे ही ये प्रोटीन उसके खिलाफ काम करेगी. एंड सुभाष सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन ऑफ ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर Bhubaneswar, he said that any immune responses generated against these stages protect the basically immunized person from getting the infection. And the vaccine also uses इसके अलावा क्या, that is your Pro6C protein, a fusion of parts of two different proteins, that is PFS230 and PFS4845, produced by Plasmodium falciparum. And the protein prevents the spread of infection in the community. The Pro6C protein stops further spread of the disease by disrupting the life cycle of the pathogen. Pathogen का life cycle disturb करके it disrupts the development of a parasite in the mid gut of the mosquito, preventing further transmission. Now, what are the advantages of this? Now, इससे क्या फायदा होगा? Unlike your Ad-Falcivax, RTSS and R21 only use the CSP protein and can prevent infection only in the vaccinated person. तो ये जिसने वैक्सीन लगाई है डेफिनेटली उसके अंदर फायदा है. अनलाइक Ad-Falcivax, RTSS, R21 vaccines also do not use full length CSP protein. This is why the ICMR's candidate vaccine is likely to produce a stronger immune response and better protect against infection. तो ये इसका नया वर्जन आपका RTS जो है S and R21 ये better protection जो है उस देने के chances हमें इसके लिए हैं. Now research have found that Ad-Falcivax provided more than 90% protection against infection in mice, क्योंकि इसके जो further experiments हैं वो फिलहाल mice पे हो रही हैं. And the candidate vaccine has yet to undergo rigorous human trial and the preliminary results have been obtained only through testing on animals. अभी human testing करनी है. Studies have also suggested इसके अलावा that the Ad-Falcivax produce an immune response that may last longer than that produced in other two vaccines. And then further he said that one of the challenges of existing vaccine is that the immune response is short lived. अभी तक जो हमारी वैक्सीन है उससे लेकिन फिलहाल क्या उसकी limitations थी कि ये short lived होता है. People need 5th booster shot even after 4 primary doses, so we do not know how this will work in human, but preliminary indications show that 3 doses of ICMR candidate vaccine produce robust protection against infection in mice. तो जो नई वैक्सीन है वो माइस पे अच्छे से काम कर रही है. Now Ad-Falcivax also contains an adjuvant, a substance used in vaccine to boost the body's immune response against the target disease. Immunity in fact और better करें, जिसको हम बोलते हैं alum. Now he said that the use of alum is beneficial as it does not pose a risk of causing chronic inflammation, unlike your adjuvants such as AS01 and Matrix M, which are used in RTSS and R21. So alum is also known to be reliable as being used in numerous vaccines. Another advantage of alum in this can remain stable at room temperature for at least 9 months. Now what condition has ICMR set for private player? Private players इसमें participate करेंगे. Now ICMR wants partners with the company that can further develop its candidate vaccine, carry out human clinical trials. So this is what the news is about, right? तो इसके अंदर आप जो है circumpozoid protein, CSP इसको थोड़ा सा फोकस कर लो और कौन कौन सी वैक्सीन के नाम आ रहे हैं वो आप फोकस करो, कहाँ पे ज्यादा है, और थोड़ा सा हमारी 2 अलग अलग स्टडी से मलेरिया की डेथ रिपोर्ट क्या है उसको थोड़ा सा आप लर्न कर लो. नेक्स्ट हमारी न्यूज है जो आपको पता है कि हमारा यूके के साथ एक डील हुई है और दिस इज एन इकोनॉमिक डील. इसमें क्या क्या इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है, क्या क्या यूके को बेनिफिट होने जा रहा है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए. और ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. So India has secured market access for key job creating sectors such as textile, footwear, gems, jewelry and marine products
where UK is set to eliminate duties of up to 20%. तो ये हमें फायदा होने वाला है, इनकी सेक्टर्स में हमें थोड़ी सी इन्होंने अपना ओपन किया है. Negotiators have also managed to push for eliminating duties for almost 99.7% of tariff lines in India's food sector. In most food items, the tariffs were as high as 70%. New Delhi expected enhanced market access in export-oriented sectors such as marine and animal products, including seafood, dairy and meat products. तो इन फूड रिलेटेड आइटम्स में हम थोड़ा चाहते हैं कि हमें थोड़ा वो लोग आसान करें और हमारे लिए जो टैरिफ है ये कम करें. तो इस फील्ड के अंदर हमारा नंबर 1 ये चेंज आया है. नाउ tariff reduced to 0 from up to 20%. Now on this part, New Delhi has allowed British companies to participate in class of public procurement tenders and also opened a high tarified, that is tariffed automobile and alcohol beverage. हमने इसके बदले में अपना alcohol और beverage sector और automobile ये उनके लिए open करा है. Yeah, UK government said that its large and varied manufacturing sector will benefit from tariff cuts on aerospace, reduced from as high as 11 to 0% हमने रिड्यूस कर दिया. ऑटोमेटिव फ्रॉम अप टू 110 को हमने डाउन कर दिया, सिर्फ 10% टैरिफ है. एंड देन इलेक्ट्रिकल मशीनरी पे अप टू 22%. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज अलाउड ड्यूटी कट्स फॉर यूके ओरिजिनल अल्कोहल इंक्लूडिंग विस्की, ब्रांडी, वोडका, लिकर, सिडर, टिक्विला, ये सब पे हमने अपना टैरिफ बहुत कम कर दिया, 110 से सिर्फ 10% कर दिया. These products which currently face a base custom duty of 150% will see steep reduction, but only if these meet minimum import price threshold. Minimum import price threshold भी देखा जाएगा, that is $5 per liter or $6 per 750 ml bottle, and for qualifying imports the duty will be gradually lowered from 110% to in a year to 75% by year 10 and through equal annual reduction. Now this design helps shield India's domestic liquor. एकदम से नहीं कर रहे हैं हम, इसको slowly कर रहे हैं ताकि हमारे liquor industry भी जो है वो दिक्कत में ना आए. For low cost imports by giving premium UK spirits a competitive edge. Significant change of position क्या है? In a first, India has allowed UK firms to participate in government tenders, offering them class 2 status under Make in India rules. तो उनको अपनी मार्केट भी दे रहे हैं, which requires 20 to 50% domestic value addition. While India had previously opened public procurement under UAE deal, experts said that deal offered to UK is the most generous yet. लेकिन इस तरह से जो हम UK के लिए अपनी मार्केट खोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा generous है. This is the most extensive concession in government procurement that India has offered in your free trade area to date and marks a strategic shift away from using your public procurement as a tool for domestic industrial development. The 20% local content rule allow UK firms to use up to 80% of inputs from third country. तो अपने इनपुट्स में भी थर्ड कंट्री से ले सकती हैं, जैसे कि चाइना और EU, while still receiving preferential treatment, लेकिन हम उनको फिर भी preferential treatment देंगे, effectively diluting the benefit that programs like Make in India, आत्मनिर्भर भारत were designed to protect. इससे हमारे लेकिन इन प्रोग्राम्स को थोड़ा झटका लग सकता है. The access granted to UK could also set precedents to further future FTAs with larger economies. इससे अब बाकी economies भी ये सब मांगेंगी. And potentially eroding India's ability to use public procurement as a lever for policy goals such as import substitution, domestic capacity building, employment generation. इन सबको आगे जाके बुरा असर इन पे हो सकता है. Experts said that India seems to have conceded significantly on intellectual property right. IPR में भी हम concede कर चुके हैं, थोड़ा दब गए हैं. As UK patent holders are now allowed to give voluntary licenses representing a marked shift from earlier stance. तो वो UK वाले अब अपने patents का इस्तेमाल कर सकते हैं. IP chapter undermines policy space to facilitate access to medicine on 2 grounds. One is explicitly mentioned in preference and for voluntary licensing over compulsory licensing. 2, it reiterates that European Free Trade Association provision which allows the patent holder to withhold information on the working of the patents for 3 years. अब वो हो सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को होल्ड भी कर सकते हैं 3 years के लिए, और काफी ज्यादा हमने यहाँ पे कंप्रोमाइज किया. इंडिया began exploring deal back in 2007. India and UK began exploring this possibility of the trade deal back 2007 से हम इस पे काम कर रहे थे. However, European demand for access to India's key job generating sectors such as automobile, agriculture were too steep for the government to build consensus. यूरोप के साथ हम consensus नहीं बना पाए.
After deciding to withdraw from negotiation for regional comprehensive economic partnership, a mega trade deal involving China, ASEAN region, Australia and New Zealand over concerns about surge in Chinese import in 2019, पहले चाइना की इंपोर्ट हमारे पर ज्यादा ना हो तो हमने ऐसी कोई RCEP पे जो है वो नहीं हाँ की थी. इंडिया began looking to lucrative west for deeper economic integration. तो अब उसके अलावा हमें यूरोप के अलावा भी कोई कंट्री चाहिए था वेस्ट में, जो हमने ढूंढा, दैट इज योर यूके. Now, Diwali deadline was post 2019 when India adopted decisive approach towards free trade agreement with UK. पहले भी free trade agreement की बात हो रही थी, and a political crisis in London played spoil sport. तब वहाँ पे crisis हो गया जिस वजह से हम इसको नहीं कर पाए. But now this is all your political, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए इससे पहले वाला डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट था. अभी हमने इसको ओपन कर दिया, यहाँ से करते हैं. इंडिया फाइनली ओपन इट्स डोर टू हाई एंड ब्रिटिश कार्स के लिए हमने ओपन किया, विस्की के लिए चाहे फेज मैनर में करा. सो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंश्योर्स कंप्रिहेंसिव मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स अक्रॉस ऑल सेक्टर कवरिंग ऑल इंडिया एक्सपोर्ट इंटरेस्ट. इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम, हमें कहाँ फायदा होगा, टैरिफ एलिमिनेशन, अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ टैरिफ लाइंस कवरिंग नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट bilateral trade between India and UK. So pact included chapters on goods, services, innovation, government procurement, ये सब डिस्कस हुआ. Two countries have also concluded negotiation on double contribution convention agreement. This was important. Double contribution convention agreement और social security pact बोलते हैं इसको, which would help avoid double contribution to social security fund by Indian professions working for a limited period in Britain. तो यहाँ पे भी social responsibility, ब्रिटेन में भी social responsibility, दो बार उनको ना करनी पड़े. However, talks on the bilateral investment treaty (BIT) are still ongoing. So India's export to UK rose by 12.6% to 14.5 billion, while imports grew by 2.3% to 8.6 billion in 2024-25. So this is your present trade data. आगे थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं, that is regarding your social security contribution, जिसमें कि रिलीफ दे रहे हैं. Now India's trade deal with UK will provide a boost to domestic service companies. हमारी कंपनीज के लिए थोड़ा फायदा होने वाला है, with the two government agreeing that employees working temporarily for a period of up to 3 years in other country will only have to pay social security contribution in their home country. तो वो अपनी होम कंट्री में ही वो पैसा दे देंगे, and this will raise take home salary and reduce costs for Indian companies and is expected to benefit around 75,000 Indian workers. Now the reciprocal double contribution convention is in addition to the comprehensive economic trade agreement. ये हमारा जो अभी डिस्कस किया हमने, and that covers nearly 100% of trade value between India and UK. Now, DCC ensures employees moving between the two countries and their employer will only have to pay social security contribution in one country at a time. तो जिन कंपनीज के एम्प्लॉइज बाहर जा रहे हैं तो उनको दोनों कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी नहीं, एक में ही देनी पड़ेगी. एंड फॉर टेम्परेरी वर्कर्स द DCC ensures that fragmentation of the social security record does not occur, UK government said. According to our Prime Minister, DCC will inject new energy into India and UK services sector, particularly in technology and finance. It will promote ease of doing business, reduce cost of doing business हो जाएगा, business ज़्यादा बढ़ेगा, increase in the confidence in the business community. Additionally, UK economy would benefit from India's skilled talent. हमारा talent वहाँ पे जाके काम करेगा और उनसे उनको फायदा होगा. And then these agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both the countries. And moreover, as agreement reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. क्योंकि दोनों democracies हैं, बड़ी हैं, तो global level पे भी फायदा होगा. And DCC does not cover access to social security benefit and does not change rule on access to benefit. The UK has agreement similar to the DCC with almost 50 countries. उनके already ऐसी countries के साथ 50 countries से ऐसा समझौता है. India meanwhile has such as understanding with 20 countries, right? So this is all. इतना सा आप इसको ध्यान में रखो. And थोड़ा सा आगे डाटा और देख लेते हैं कि इंडिया it enjoys surplus compared to heavy deficit when it comes to merchandise trade. In 24-25 India had total merchandise trade deficit. जो merchandise में हमारा जो घाटा चल रहा है that is your 287
बिलियन डॉलर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज सर्विसेज ट्रेड सरप्लस है, लेकिन सर्विसेज हम फायदे में है 189 बिलियन डॉलर. सो इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट टू यूके रो 16% इन 2024. ऑलरेडी हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ी है और टू 14.7 बिलियन. तो इसमें हमें और ज्यादा अभी बढ़िया जाने का जो है वो मौका मिल सकता है. नेक्स्ट हमारी एक न्यूज है जो कि रीजनल लेवल पर है, बट इस तरह की कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे कि मी टू थी, वैसे ही हमारी ये है I2. सो अ सोशल अवेयरनेस कैंपेन है I2, दैट इज आई थिंक ऑफ अदर्स, हैज बीन लॉन्च्ड इन ट्राई सिटी चंडीगढ़ में टू इंकरेज एम्पैथी, कंपैशन एंड अ सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग यूथ. इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप खुद भी इम्प्लाई कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर मेंस में कि किस तरह से यूथ को हम बेटर डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपनी सोसाइटी को सुधार सकते हैं, कैसे हम खुद जो है हमारा खुद का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, ताकि हम अपने कंट्री को, अपनी सराउंडिंग को अच्छा बना सकें. तो उसके ही डायरेक्शन में से इनिशिएटिव है. द इनिशिएटिव लेड बाय सोशल ग्रुप दैट इज सुविचार एंड सपोर्टेड बाय वॉलंटियर्स इज स्पीयरहेडेड बाय फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड जो है मोटिवेशनल स्पीकर विवेक अत्री, हु टर्म्ड इट एज a call to rise above self-interest and to build a more mindful society. Right? So in September and October, lot of activity happens. So we are looking forward for doing a lot. तो ये थोड़ा सा central theme is empathy. Today's world we must rise above selfish motive. And he said that many young people show emotional sensitivity towards animals, which he described as beautiful thing, but stressed that compassion must also extend to elderly, differently abled, others in need, and youth are national builder. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एज अ केस स्टडी रेफर कर सकते हो बेटा. और कॉलिंग द कैंपेन टाइमली, टुडे एवरीवन इज लीडिंग अ पर्सनलाइज्ड लाइफ ऑब्सेस्ड विद इंडिविजुअलिज्म. सो वर्ड्स लाइक इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस आर बीइंग मिसअंडरस्टूड. सो ट्रू हैप्पीनेस जो आती है बाय स्प्रेडिंग इट टू अदर्स. सो मेनी पीपल लिव इन आइसोलेशन टुडे, तो उनकी मदद के लिए इस तरह की जो है वो थॉट है. तो एक केस स्टडी की फॉर्म में लर्न कर लो और इस तरह के इनिशिएटिव आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो. राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आप अपनी काम करना शुरू कर लो, बिकॉज आपके MCQs मैंने बना दिए हैं और ये आपका टेस्ट इन फ्यूचर होने ही वाला है. दैट इज रिगार्डिंग योर फर्स्ट 3 वीडियोज ऑफ जुलाई, दैट इज 1st of July, 2nd and 3rd of July. इसको आप अच्छे से कवर करो, रेगुलर कंटिन्यू करो मेरे साथ अपना करंट अफेयर, और इससे आपका PCS प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी बहुत अच्छे से आप आराम से जो है वो निकाल के ले जाओगे. और UPSC में भी मेंस क्वेश्चंस का आपका जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा होने वाला है. तो प्लीज आप मेरे साथ इसको रेगुलर करते जाओ. राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी फीडबैक जरूर दो. थैंक यू सो मच अगेन.